हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज मैं आपके लिए ग्राम समाज, ग्राम विकास एवं सामाजिक संरचना जैसे विषय पर अपने तथ्यों या अध्ययन सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ। यह अध्ययन सामग्री आपको राजस्व लेखपाल, राजस्व मंडी परिषद, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जितनी भी भर्तियां आगे आने वाली हैं उनमें बहुत ही मददगार साबित होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत खेतिहर समाज या कृषक समाज के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,930 गांव हैं। भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है। ग्राम शब्द पहली बार वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्रामीण समुदाय को लघु समाज की संज्ञा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। भारत में ग्रामों का विभाजन भौगोलिक स्थिति और व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर किया जा सकता है, यानी क्या वहाँ के लोग करते हैं, इस आधार पर हम गांव का विभाजन करेंगे। कृषक समुदाय पहला वर्ग है। कृषक समुदाय ग्राम ऐसे गांव जो परंपरागत तौर पर कृषि कार्य करने वाले लोगों से बसे हैं, उन्हें हम कृषक समुदाय ग्राम कहते हैं। गैर कृषि कार्य हेतु कुटीर उद्योग आधारित ग्राम, यह गांव के लोग कृषि कार्य न करके कृषि पर आधारित अन्य कार्य जैसे सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी, बर्तन बनाना आदि करते हैं। उपनगरीय ग्राम जो गांव किसी कस्बे या शहर के या नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हैं और उस गांव के निवासी उस कस्बे या शहर या कारखानों में घरों में काम करते हैं, उन्हें हम उपनगरीय ग्राम कहते हैं। औद्योगिक ग्राम ऐसे ग्राम जो समय अंतराल के विकास के चलते कारखानों के बीच में बस गए हैं या जिनके आसपास कारखानों की बहुतायत है, उन्हें हम औद्योगिक ग्राम कहते हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं, यानी भारतीय ग्रामीण समाज कैसा है, तो ग्रामीण समाज की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें मैंने सूचीबद्ध किया है। नंबर 1, संयुक्त परिवार प्रणाली का होना। यहाँ पर परिवारों का बड़ा आकार है। ग्रामों का आकार छोटा होना। एक जैसी पारिवारिक व्यवस्था होना। कृषि कार्य की प्रधानता होना। जीवन शैली सरल और प्राकृतिक होना। जातिगत आधारित व्यवसाय किया जाना। जजमानी व्यवस्था का पाया जाना। यहाँ पर जजमानी व्यवस्था का पाया जाना, जैसे कि हम जानते हैं गाँव में प्रजा वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गाँव में फंक्शंस के दौरान बुलाए जाते हैं, ऐसी व्यवस्था का पाया जाना। धर्म रूढ़ि और अंधविश्वास से युक्त जीवन होना। अशिक्षा और गरीबी का अस्तित्व में बना रहना, ये हमारी विशेषताएं हैं। ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिवर्तन और उसमें समस्याएं क्या हैं। वर्तमान ग्रामीण समाज में मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है, यानी अब व्यक्ति मनी यानी पैसे पर आधारित जीवन जीता है। इससे पुरानी जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्ति की कगार पर है अथवा समाप्त हो गई है। गांवों में विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंधों में बदलाव आना है। जाति पंचायतों का प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया। समाज में जाति से संबंधित नियम इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि ग्रामीण समुदाय में भी अंतर्विवाह और बहिर्विवाह का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होने लगा है, यानी अंतर्विवाह होने लगे हैं, बहिर्विवाह भी होने लगे हैं। गाँव में संयुक्त परिवारों का विघटन होना प्रारंभ हो चुका है। छोटे छोटे परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे लोगों की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आने लगा है। योग्यता, कुशलता और आर्थिक समानता के आधार पर लोगों में बदलाव आया है या उनकी जीवन स्तर की शैली बदलने लगी है। सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन। ग्रामीण जीवन में सांस्कृतिक बदलाव भी देखा गया है। सांस्कृतिक शब्द कल्चर से संबंधित है, वहाँ के रीति रिवाजों से संबंधित है। इसकी मनोवृत्ति में भी बदलाव आया है। लोगों के रहन सहन, मनोरंजन, सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव आ चुका है। वर्तमान समय में लोग मनोरंजन के लिए रेडियो और टेलीविज़न जैसे उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं। आर्थिक जीवन में परिवर्तन। स्वतंत्रता के पश्चात गाँव के विकास के लिए योजनाएं बनाई गईं, जिसके फलस्वरूप
लोगों के आर्थिक जीवन में भी बदलाव आया है। कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर भी प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार कृषि के जो उद्यम थे वो कम हुए हैं और अन्य रोजगार के अवसर जुटाए गए हैं। रोजगार के लिए लोगों को उच्च जातियों के यहाँ और महाजनों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। अब कानूनों के तहत गरीब लोगों को महाजनों के चुंगल से बाहर निकाला गया है। महाजनी प्रथा ग्रामीण समाज में एक प्रमुख प्रथा है जिसमें गांव के जमींदार, साहूकार आदि गांव के कमजोर लोगों जैसे कृषक और मजदूर को ऊंची दरों पर ऋण देते थे और बाद में उसके ब्याज के आधार पर न चुका पाने पर उनका शोषण करते थे। गांव के साहूकार जमींदार को महाजन कहा जाता है, ऋण लेने वाले को ऋणी कहा जाता है। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आधुनिक समय में ग्रामीणों में जीवन में राजनैतिक परिवर्तन भी आया है। लोगों में राजनीतिक चेतना आई है जो विभिन्न जाति और समूह को अलग अलग संगठित होकर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण स्वयं को कमजोर समूह में नहीं देखता है बल्कि दबाव समूह के रूप में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी प्रभावित करता है, यानी राजनीति में वह अपनी दखल रखता है और अपनी मांग को मनवाता भी है। राजनीतिक जीवन में बदलाव को देखते हुए श्रीनिवास ने कहा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गए हैं, यानी जिन जातियों में सदस्यों की संख्या अधिक है या जिनका बाहुल्य अधिक है वो अपने आप को एक विशेष जाति के रूप में संगठित कर चुके हैं और राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली हो गए हैं। ग्रामीण समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, कार्य और उनसे होने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना है। उनसे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। ग्रामीण समुदाय ग्राम समाजशास्त्रीय महत्व को देखते हुए ग्राम समाज की मौलिक इकाई मानव समुदाय पूर्व में एक खानाबदोश यूनिट थी या एक युक्ति थी जो फल फूल और शिकार से अपना भरण पोषण करता था। कालांतर में कृषि के विकास के साथ स्थायी जीवन की प्रवृत्ति का विकास हुआ है और इससे ही मानव की भूमि स्थायी तौर पर आई है। इससे पहले स्थायी संबंध नहीं, अर्थात मनुष्य का स्थायी जीवन कृषि के कार्य के साथ ही शुरू हुआ है। कृषि व्यवसाय के विकास ने मानव को भूमि से बांध दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण समुदाय के रूप में स्थायी मानव समाज का विकास हुआ और ग्राम एक मौलिक इकाई के तौर पर विकसित हुआ। इसीलिए आज भी समाज की मूल इकाई के रूप में ग्राम को जाना जाता है। ग्राम प्राचीन संस्कृति के संवाहक हैं, यानी संस्कृतियों को अगली पीढ़ी को परिवर्तित करना, उनको हस्तांतरण करने के लिए भी एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। ग्रामीण समाज प्रायः परंपरावादी और रूढ़िवादी होते हैं जो अपनी परंपरा, विचार, रीति रिवाज आदियों को बनाए रखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ग्रामीण समाज स्वभाव से परिवर्तन के विरोधी होते हैं। यही कारण है सदियों पुरानी मान्यताएं, मूल्य, विश्वासों और प्रथाओं से चिपके रहते हैं। वर्तमान में आधुनिक नगरीय संस्कृति के प्रभाव में आने के बावजूद भारतीय ग्रामीण समाज आज भी परंपराओं से युक्त है जो नगरीय समाज में भी स्वीकार है। इस प्रकार प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में गांव काम करते हैं जिसमें संस्कृति सुरक्षित रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती है। ग्राम समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या है? मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता अनाज है, जिसका उत्पादन भी गांव में होता है, अर्थात भूमि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं ही सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार हैं जो कच्चे माल के रूप में कार्य करती हैं। नगरों के औद्योगिक केंद्र भी कच्चा माल गांव से ही प्राप्त करते हैं, यानी इस तरीके से नगर गांव पर आधारित हैं। अगर गांव से कच्चा माल और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होगी तो नगरों के उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप जूट, कपास, तिलहन, गन्ना आदि आधारित उद्योगों की खेती कच्चे माल के तौर तभी होती है जब ये गांव से प्राप्त होते हैं। ग्रामीण समाज में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। इस प्रकार ग्राम सामाजिक आर्थिक जीवन का आधार होने के साथ साथ देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी समझने में भी सहायक हैं या बढ़ाने में सहायक हैं।
गांव का प्रजातंत्र का प्रारंभिक स्वरूप है या आदर्श रूप है। प्राचीन समय में गांव अधिकांश मामले में स्वशासित थे और सक्षम थे। बहुत से निर्णय युद्ध एवं संधि छोड़कर बाकी सब वह स्वतंत्र रूप से करते थे। गाँव में पंचायतों में पदाधिकारी होते थे जिन्हें गांव के अधिकांश लोगों का विश्वास और सम्मान प्राप्त होता था। पंच लोग निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। कार्य निष्पक्षता से होने के कारण पंच लोगों को पंच परमेश्वर भी कहा जाता था। ये गांव के सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार की व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में गांव में प्रजातंत्र का आदर्श स्वरूप विद्यमान था। इस प्रकार की व्यवस्था या इससे मिलती जुलती व्यवस्था वर्तमान में ग्रामीण समाज में भी आज भी विद्यमान है, जो प्राचीन व्यवस्था से प्रेरित पाई जाती है। अतः गांव प्रजातंत्र का प्रारंभिक और आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्राम समाज के स्थलों को मकानों की बनावट, जनसंख्या और प्रशासन आदि के आधार पर पुरवा, गांव, करवा, नगर आदि में बांटा जा सकता है। यानी स्थान स्थान पर, क्षेत्र क्षेत्र के आधार पर इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ग्रामीण समुदाय को खेतिहर समाज भी कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 6,40,930 गाँवों में 68.89% यानी 83.3 करोड़ जनसंख्या गांव में निवास करती है। ग्राम समाज की मौलिक इकाई है। कार्य की निष्पक्षता के कारण प्राचीन ग्राम की स्वशासन व्यवस्था को पंच परमेश्वर कहा जाता था। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि एक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक श्री याज्ञवल्क्य थे। नगर और नगरीकरण। नगर या नगरीय क्षेत्र ऐसी जगह है जहां जनसंख्या का घनत्व मानवीय क्रियाकलाप और अन्य सुविधाओं के आसपास, शहरों के आसपास से अधिक जगह होती है। यानी गाँवों में नगरों से अधिक जगह होती है। ग्राम नगर क्षेत्र में कम से कम 10 लाख की आबादी पर ही एक नगर का निर्माण किया जाता है या उस जगह को नगर कहा जाता है। नगर क्षेत्र का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि में बेतहाशा वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है, यानी विश्व में हर जगह होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाकर और काम करना भी नगरीकरण है। नगर की परिभाषा को विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित किया है। कुछ ने जनसंख्या, कुछ ने कानून, कुछ ने व्यवसाय, तो कुछ ने जनसंख्या के विपरीत प्रभावित होकर परिभाषित किया है। नगर को परिभाषित करने में अक्सर लोग जनसंख्या पर बल देते हैं, किंतु सामाजिक तथ्य बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सामाजिक तथ्यों के अनुसार इसकी विवेचना की जानी चाहिए। किंग्सले डेविस ने बताया है कि बिना सामाजिक तथ्यों के नगर की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। किंग्सले डेविस के अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं से युक्त होता है और वहाँ कृत्रिमता, व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठन बना रहता है या इसे संगठित किया जाता है। विलकॉक्स ने ही भी नगर को बताया है कि नगर का आशय उस प्रदेश से है जहां प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्तियों से अधिक हो और व्यवहारिक रूप से कृषि न होती हो। यानी 1000 मील के क्षेत्र में 1000 व्यक्ति रहते हों और वो कृषि कार्य न करते हों बल्कि व्यवसाय या नौकरी करते हों। ग्रामीण और नगरीय समुदायों में विभिन्न आधारों पर अंतर पाया जाता है। यहाँ पर आधार पहले दिया हुआ है, फिर ग्राम में वो आधार कैसे काम करेगा और नगर में कैसे काम करेगा यह दिखाया गया है। जनसंख्या। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम, जनसंख्या में एक रूपता और सजातीय जनसंख्या होती है। नगरीय समुदाय में जनसंख्या अधिक, जनसंख्या में विभिन्नता और बहुलता होती है। व्यवसाय। ग्रामीण समाज कृषि एवं पशुपालन के अलावा कृषि कार्य करता है। नगरीय समुदाय वाणिज्य, व्यापार और वस्तु निर्माण का कार्य करता है। परिवार
परिवार के आधार पर ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, वहीं पर हम नगरीय जनसंख्या को अगर देखें तो एकाकी परिवार की बहुलता है और एकाकी परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं। महिलाओं की स्थिति के आधार पर ग्रामीण समुदाय में निम्न स्तर रहता है, पर्दा प्रथा का प्रचलन है, महिलाएं अशिक्षित हैं, ज़्यादा घरेलू कार्यों में संलग्न हैं। वहीं नगरीय समुदाय में स्तर उच्च रहता है, यानी उच्च स्तर जीवन है, शिक्षित हैं महिलाएं और स्वतंत्र तौर पर रहती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण ग्रामीण समुदाय में सरल, सीधा, भाग्यवादी, अंधविश्वासी, आडंबर रहित और कृत्रिमता से दूर जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। वहीं नगरीय समुदाय में जटिल जीवन है, तार्किकता की प्रधानता है, वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया है और कृत्रिमता पर आधारित जीवन जिया जाता है। यानी जहाँ पर सरल, सीधा, किस्मत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गांव में निवास करता है, वहाँ विज्ञान पर विश्वास करके जटिल जीवन जीने वाला व्यक्ति नगर में पाया जाता है। धर्म, विज्ञान और तर्क के आधार पर ग्रामीण समुदाय में धर्म और विश्वास का महत्व है, विज्ञान और तर्क पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जबकि नगरीय समुदाय में धर्म के आधार पर के स्थान पर विज्ञान का महत्व है और अंधविश्वास की जगह तर्क को महत्व दिया जाता है। शिक्षा के आधार पर ग्रामीण समुदाय में अशिक्षित व्यक्ति या कम शिक्षित व्यक्ति पाए जाते हैं, यानी शिक्षा की जनसंख्या है। नगरीय समुदाय में शिक्षित और उच्च शिक्षित व्यक्ति होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर यहाँ जोर दिया जाता है। सांस्कृतिक जीवन ग्रामीण समुदाय संस्कारों से युक्त होता है, कर्तव्य को महत्व देता है और जीवन संस्कृति से युक्त होता है। वहीं नगरीय समुदाय में कर्तव्यों को महत्व देने के बजाय आर्थिक विभाजन को महत्व दिया जाता है। जीवन शैली में संस्कृति का कम महत्व होता है, जीवन में भोग और विलासता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम की भावना या सामुदायिक भावना के आधार पर ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना का अस्तित्व है, साथ साथ लोग रहते हैं, सह अस्तित्व पर बल देते हैं, यानी ज़्यादातर लोग एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। नगरीय समुदाय में सामुदायिकता की भावना कम होती है, लोग एकांत में रहते हैं और एकाकी जीवन जीने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इस तरीके से नगरों का जीवन एकाकी, सामुदायिकता की कम भावना रखने वाला होता है। विवाह के आधार पर ग्रामीण समुदाय अंतःविवाह का प्रचलन पाया जाता है। विवाह में परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों का ज़्यादा महत्व है। नगरीय समुदाय में एकाकी परिवार की बहुलता है, प्रेम और अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन है। विवाह में परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, रिश्तेदारों का भी महत्व कम है। सामाजिक संबंध के आधार पर ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंध हैं और अनौपचारिक संबंध हैं, जबकि नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंध हैं और औपचारिक संबंध है। यानी नगर में आपस के रक्त के रिश्तेदारों के रिश्तों को ध्यान न दे करके औपचारिकता यानी दोस्तों को, समाज को ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। सामाजिक संबंध ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक और अनौपचारिक संबंध होते हैं, नगरीय समुदाय में द्वितीयक और औपचारिक संबंध है। सामाजिक नियंत्रण ग्रामीण समुदाय धर्म और परंपरा, रीति रिवाज आदि द्वारा औपचारिक नियंत्रण रखता है, यानी समुदाय पे नियंत्रण रखने के लिए धर्म, परंपरा, परिवार, रीति रिवाज को आधार बनाया जाता है। नगरीय समुदाय में पुलिस, कानून, जेल, न्यायालय द्वारा औपचारिक नियंत्रण किया जाता है, यानी समाज को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक अंतरक्रिया का आधार ग्रामीण समुदाय प्रत्यक्ष सहयोग, कम संपर्क रखता है। सामाजिक क्षेत्र यहाँ पर लोगों का छोटा होता है। नगरीय समुदाय अप्रत्यक्ष सहयोग पर ज़्यादा ध्यान देता है, संपर्क क्षेत्र बड़ा होता है, सामाजिकता की ज़्यादा बड़ी भावना होती है। सहिष्णुता के आधार पर ग्रामीण समुदाय कट्टरता के मामले में आगे है, यानी कम सहिष्णु है, वह दूसरे वर्ग जाति के लोगों को की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करता। नगरीय समुदाय अधिक सहिष्णु है, वहाँ पर जाति के बंधन और धर्म का आधार उतना प्रभावित नहीं करता जितना कि गांव में करता है।
सामाजिक संरचना। समाज के व्यवस्थित स्वरूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। यानी समाज किस तरह का है। जिस प्रकार मकान के बनाने में ईंट, सीमेंट, चूने का व्यवस्थित प्रयोग होता है, उसी तरह से समाज को बनाने में सामाजिक प्रतिमानों, समितियों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों का व्यवस्थित रूप पाया जाता है, जिससे हम सामाजिक संरचना का नाम देते हैं। सामाजिक संरचना को मैकाइवर और पीस द्वारा परिभाषित किया गया है और उनके अनुसार समाज का वह रूप जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, समूहों द्वारा एक दूसरे के साथ संगठित रूप में रहा जाता है, वही सामाजिक संरचना कहलाता है। यानी ऐसा समाज जहाँ पर विभिन्न वर्ग या व्यक्ति आपस में एक साथ रहते हैं संगठित होकर, वो सामाजिक संरचना है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। समाज में परिवर्तन किन आधारों पर होता है, किस तरह का होता है। तो समरैखिक परिवर्तन, अगर कोई समाज एक बिंदु से लेकर के आगे के एक बिंदु तक पहुंचता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसे रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह रेखा लंबवत और क्षैतिज हो सकती है। इसकी दिशा विकास की दिशा होती है, लेकिन इसमें स्तर का परिवर्तन नहीं होता है। पुरातन समाज के विकास की दशा ऐसी ही है। पुरातन समाज एक समान दिशा में चल करके ए से बी तक पहुंचता है, उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता है, समाज के जीवन स्तर में कोई प्रगति नहीं होती है। आधुनिक समाज की विकास की दिशा का चित्र। आधुनिक समाज हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी आधुनिक समाज और उसके विकास की दशा को अलग दिखाया जाता है। यहाँ हम पाते हैं कि पुरातन समाज ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल विकास और अन्वेषणों के कारण पहले की अवस्था में न रहकर नई अवस्था को प्राप्त। यह स्थिति प्रगति की सूचक होती है, जो ये बताती है कि समाज में प्रौद्योगिकी के कारण बदलाव आया है और वर्तमान समाज भी प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी हम एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर जाते समय सामाजिक स्तरों में परिवर्तन पाते हैं, व्यक्तियों का जीवन स्तर बदल जाता है। उतार चढ़ाव परिवर्तन। उतार या चढ़ावदार परिवर्तन, यह सामाजिक परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान है, जिसमें आर्थिक जगत और जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को रखा जाता है। इस प्रतिमान के तहत समाज अच्छी और खराब स्थितियों के बीच में रहता है। जब कोई समाज आर्थिक रूप से खुशहाल होता है तो उसे हम उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के तौर पर रखते हैं, इसे अच्छी स्थिति मानते हैं, और समाज में खुशहाली नहीं होती है तो इसे खराब स्थिति मानते हैं। समाज इन दोनों स्थितियों के बीच में ही अपना परिवर्तन करता है। नंबर 3, चक्रीय परिवर्तन। मानव जीवन में शिशु, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था का एक वृत्ताकार क्रम में चलना चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर भी परिवर्तन जीवन के साथ होता रहता है। मनुष्य के मरने के बाद पुनः जन्म लेना, शिशु के रूप में जन्म लेकर वृद्धावस्था तक अपना जीवन यापन समाज में करना, इसी चक्रीय व्यवस्था के तहत आता है। इस प्रकार प्राकृतिक जगत, मानवीय सभ्यता, फैशन परिवर्तन वृत्ताकार क्रम में होते रहते हैं। यह मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रभावित करते हैं या दर्शाते हैं। यह परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। ग्रामीण परिवार एवं नातेदारी। मानव समाज का इतिहास परिवार का इतिहास है, क्योंकि मानव जीवन के प्रारंभ से ही परिवार हमेशा साथ रहता है, जो कि सांस्कृतिक विकास के सभी स्तरों पर भी मौजूद होता है। समाजशास्त्री और मानवशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में परिवार समाज की छोटी इकाई के तौर पर पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति आदि को परिवार ने ही जन्म दिया है, यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही परिवार को बनाया गया है। परिवार ही नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करता है, यौन संबंधों, संतान उत्पत्ति, सामाजिक नियम और सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करता है। परिवार भावनात्मक लगाव, घनिष्ठता वातावरण प्रदान करता है। नातेदारी। अंग्रेजी के शब्द किनशिप को हिंदी में बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, संगोत्र आदि नामों से जाना जाता है। यह नातेदारी और विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने परिवार को
एवं नातेदारी को जन्म दिया है। विवाह बंधन रक्त संबंध अथवा पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं। नातेदारी का आधार मूलतः जैविकीय होते हुए भी सामाजिक होता है। उदाहरण स्वरूप गोद ली गई संतान जैविकीय नहीं होती है, किंतु सामाजिक मान्यता के तौर पर जैविकीय संबंध स्थापित किया जाता है और माना जाता है कि सामाजिक तौर पर गोद ली गई संतान भी उसी माता पिता की संतान के तौर पर एक विधिक अधिकार रखती है। परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के फैमुलस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेवक। परिवार का तात्पर्य किसी एक ऐसे समूह से है जिसके सदस्य सेवा भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः परिवार का अर्थ ऐसी समिति या संस्था से है जहाँ पर पति पत्नी एक निवास में बच्चे सहित या बच्चे रहित रहते हैं। बच्चों का होना ना होना परिवार की विशेषता नहीं है, पति पत्नी का होना परिवार कहलाता है। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में यह बताया है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवार अनुपस्थित हो, अर्थात बिना परिवार के समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती। यानी कोई भी समाज होगा वहाँ पर पारिवारिक संबंधों का होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है। परिवार की विशेषताएं। क्या विशेषताएं एक परिवार में पाई जाती हैं, जिनमें प्रथम विशेषता बच्चों का लालन पालन होना, रक्त संबंधों का बंधन होना, दीर्घकालिक एक समूह होना, भावनात्मक लगाव पाया जाना, सदस्यों का उत्तरदायित्व होना, यानी हर परिवार में सदस्य अपने लिए उत्तरदायी हैं, समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन होना, परिवार समाज की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था है परिवार, सीमित आकार की होती है और यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था भी पाई जाती है। परिवार में अपनत्व की भी भावना होती है। एक निवास स्थान परिवार के लिए अपरिहार्य है और परिवार का सदस्य होना न होना अनिवार्य है, ये ऐच्छिक नहीं है। परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण, यानी किस तरीके के परिवार पाए जाते हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री L.H. मॉर्गन ने अपने अध्ययन में परिवार के विकास के 5 स्तरों को बताया है, जिसमें पहला समरक्त विवाह परिवार। यह परिवार का प्रारंभिक स्वरूप है जिसमें यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले पिता पुत्री भाई बहन के बीच में विवाह करने में कोई प्रतिबंध नहीं था। यह आदिम परिवार की स्थिति थी। नंबर 2 समूह विवाह। मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से था यहाँ पर जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन है, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति हर स्त्री का पति होता था और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। यह विवाह समूह विवाह ऑस्ट्रेलिया की माओरी, ब्राज़ील की काइगन और साइबेरिया की चुकुची जनजातियों में पाया जाता है। इस विवाह की उपस्थिति आज भी जनजातियों में पाई जाती है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विवाह के तौर पर पाया जाएगा। सिस्मांडियन परिवार। इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। इसे हम सिस्मांडियन परिवार सिस्टम कहते हैं। नंबर 4 पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पुरुष का आधिपत्य होता था। वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक होता था। ऐसे समाज में पुरुष प्रधानता पाई जाती है। नंबर 5 एक विवाही परिवार। मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास में अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार है, जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है और उसी से संबंध संतानोत्पत्ति करता है। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण। आखिर क्या
तथ्य हैं जिनके कारण ग्रामीण समाज में बदलाव आ रहा है। तो इसमें से पहला कारण औद्योगिकरण है, यानी बड़े स्तर पर उद्योगों का स्थापित होना। नंबर 2 नगरीकरण, जिसमें कि गांव के लोगों का शहर की ओर पलायन करना। यातायात का विकास, संचार साधनों का विकास भी एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या की वृद्धि होना, जिससे कि लोग अपने रोजगार के साधन के तौर पर दूर स्थानों पर जाते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होना परिवर्तन का प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार, यह संयुक्त परिवार ऐसे परिवार को कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक परिवार में रहते हैं। अगर किसी भी परिवार में बाबा, पिता और पिता का बेटा यानी नाती 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहते हैं तो उसे हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, वे सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन ग्रहण करते हैं, सभी सदस्य किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या पाई जाती हैं? नंबर 1 विशाल आकार होता है संयुक्त परिवार का। संयुक्त संपत्ति पाई जाती है संयुक्त परिवार में। सामान्य धार्मिक कर्तव्य होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं। साझी रसोई पाई जाती है, सामूहिक एकता का अस्तित्व पाया जाता है। संयुक्त परिवार का वर्गीकरण, वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार के तौर पर किया जा सकता है। संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से हिंदू संयुक्त परिवारों के 2 प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1 मिताक्षरा संयुक्त परिवार, असम और बंगाल को छोड़कर के पूरे भारत में यह परिवार पाया जाता है या यह विधि पाई जाती है। यह परिवार विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टीका मिताक्षरा के नियमों का पालन करता है। इस परिवार में पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। स्त्रियों का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। यानी मिताक्षरा परिवार की विधि असम और बंगाल को छोड़कर संयुक्त पूरे भारत में लागू है और इसमें पिता पुत्र की संपत्ति पे सामूहिक अधिकार है। इस परिवार में पुत्र पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति की मांग कर सकता है। दाय भाग संयुक्त परिवार, यह परिवार असम और बंगाल में पाया जाता है, जो कि जीमूत वाहन द्वारा लिखी पुस्तक दाय भाग का प्रमुख आधार है या दाय भाग के आधार पर चलता है। इस परिवार में पुत्र को संपत्ति में अधिकार पिता के मरने के बाद ही प्राप्त होता है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र संपत्ति की मांग नहीं कर सकता है। इस परिवार में पिता के मरने पर संपत्ति का अधिकार पत्नी को मिलता है। इस परिवार में पुरुष और स्त्री दोनों संपत्ति में समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। संयुक्त परिवार विघटन के कारण नंबर 1 नगरीकरण, औद्योगिकरण, व्यक्तिवाद, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार और जनसंख्या वृद्धि। नगरीकरण और औद्योगिकरण को हम पीछे समझा चुके हैं। व्यक्तिवाद का अर्थ है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने अहम की संतुष्टि के लिए अपने आप को परिवार से अलग करता है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने के कारण स्वतंत्रता की वृद्धि हुई है। कुछ स्मरणीय तथ्य जो आपके लिए जरूरी हैं या जिसे हम सार के तौर पर कह सकते हैं। समाज को व्यवस्थित रूप में रखने को सामाजिक संरचना कहा जाता है। समाज में प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले परिवर्तन को समरैखिक प्रतिमान परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। मानव समाज में शिशु, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था का परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन कहलाता है, जो वृत्ताकार क्रम में चलता है। अंग्रेजी शब्द के किनशिप को हिंदी में बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, संगोत्र आदि नामों से जाना जाता है। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक घर में रहते हैं। मिताक्षरा संयुक्त परिवार असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। दाय भाग संयुक्त परिवार असम और बंगाल में पाया जाता है। सांस्कृतिकरण में समाज का निम्न वर्ग समाज के उच्च वर्ग के संस्कारों, अनुष्ठानों, कर्मकांडों के विचारों से प्रभावित होता है। संस्कृतिकरण में समाज में स्थिति का परिवर्तन होता है, न कि ढांचागत परिवर्तन होता है। पश्चिमीकरण से भौतिक और अभौतिक संस्कृति के पक्ष में बदलाव आता है।
आधुनिकीकरण की धारणा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आई है। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति, समूह और समाज के स्तर के तौर पर देख सकता है। ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। महाजनी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन का भौगोलिक कारण लोगों के मकान की बनावट, खान पान, शारीरिक क्षमता आदि के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, या ये चीज़ें लोगों के सामाजिक परिवर्तन को निश्चित करती हैं। चक्रीय परिवर्तन के किसी विभिन्न कारणों को एक दूसरे के बाद आने के कारण चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है। परिवार के उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफन हैं, लेकिन इनकी विस्तार से व्याख्या मॉर्गन ने की है। बैकोफन के अनुसार परिवार 4 तरह के हैं, जिसमें कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार और एक विवाह परिवार पाया जाता है। वहीं मॉर्गन के अनुसार परिवार के 5 प्रकार हैं: समरक्त विवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, सिस्मांडियन विवाह परिवार और पितृसत्तात्मक विवाह परिवार। अंतिम तौर पर उन्होंने 5वें चरण के तौर पर मॉर्गन ने मातृसत्तात्मक परिवार को भी मान्यता प्रदान की है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रदान करें। हम आगे अपने वीडियो में उसे अमल में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।